नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विद विनय यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर की डेली श्रृंखला में आज आपके सामने 2 नवंबर के महत्वपूर्ण खबरों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका आप लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए तथा अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिए। चलिए तो बिना देर किए हुए चलते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण एक खबर की तरफ। तो देखते हैं कि यूनेस्को के द्वारा साहित्य और संगीत के रचनात्मक शहर घोषित किया गया है। भारत के दो शहरों को भारत का साहित्य और संगीत का रचनात्मक शहर घोषित किया गया। तो उन 2 शहरों में कौन कौन से शामिल है? कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड और ग्वालियर शामिल है। कोझिकोड जो है वो केरल का है शहर, और जो ग्वालियर है वो एमपी का शहर है, यानी मध्य प्रदेश का शहर है। कोझिकोड को यूनेस्को के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक शहर के रूप में घोषित किया गया है। वहीं ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में घोषित किया गया है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 2 शहरों को शामिल किया गया है। विश्व में ये अनेक शहरों को शामिल करता है, लेकिन भारत की तरफ से पूछेगा तो कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो वो है 2 शहरों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इन 2 शहरों में कौन कौन सा है? कोझिकोड जो कि केरला का है, और ग्वालियर जो कि आपका मध्य प्रदेश का शहर है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2023 में यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में कुल 55 शहरों को शामिल किया गया। अगर कुल की पूछे तो 55 शहर, इन 55 में ही भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसमें भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं। और इसके पहले इसमें यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में भारत के कुल इसके पहले 6 शहरों को शामिल किया जा चुका था, ठीक है। और इन 2 शहरों को शामिल किए जाने के उपरांत कितने शहर हो गए टोटल? अभी इसमें भारत के 8 शहर इसमें शामिल हो चुके हैं। तो चलिए और चीज़ें इसके बारे में और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें कहा गया है कि इसके पहले 2021 में जब इसकी रिपोर्ट आई थी तो उसमें श्रीनगर को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? श्रीनगर को शामिल किया गया था। श्रीनगर को किस क्षेत्र के लिए शामिल किया गया था? तो शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में। तो श्रीनगर को यूनेस्को के द्वारा रचनात्मक शहर के रूप में 2021 में शामिल किया गया था, और ये 6ठा शहर था जब इसको शामिल किया गया था। जबकि कोझिकोड और ग्वालियर जो है वो क्रमशः 7वें और 8वें स्थान पे हैं। और इसमें मुंबई को 2019 में शामिल किया गया था, चेन्नई को 2017 में, हैदराबाद वाराणसी 2015 में शामिल किए गए थे, जयपुर को भी 15 में शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? कोझिकोड जो कि केरल का शहर है, जिसको साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को रचनात्मक शहर के रूप में घोषित किया गया है, और जब ग्वालियर को संगीत रचनात्मक शहर के रूप में घोषित किया गया है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखिएगा। और कुल टोटल कितने शहरों को घोषित किया गया है? तो 55, जिसमें से भारत के 2 शहर शामिल हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का पहला। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आई है आज, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आई है, तो पुस्तक का नाम और उसके लेखक का नाम आप लोग याद कर सकते हैं। एंशिएंट एंड लास्ट टेम्पल्स ऑफ कश्मीर, ठीक है। एंशिएंट एंड लास्ट टेम्पल्स ऑफ कश्मीर पुस्तक आई है, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है? तो अवंती सोपारी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अवंती सोपारी के द्वारा लिखी गई है। देखिए, इस पुस्तक के बारे में इसमें कुछ चीज़ें कही गई हैं जो कश्मीरी पंडित थे, ठीक है। जो कश्मीरी पंडित थे वो पलायन के लिए क्यों मजबूर हुए, उससे संबंधित कुछ बातों को रखा गया है। देखिए, इसका जो प्रकाशन किया गया था उसमें ऐसी चीज़ों को जानबूझ के बताया जाता है ताकि पुस्तक जो है अधिक प्रभावी प्रदर्शित हो सके, ठीक है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में बस ये याद रखिए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवंती सोपारी हैं, और पुस्तक का नाम क्या है? एंशिएंट एंड लास्ट टेम्पल्स ऑफ कश्मीर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फीफा विश्व कप तो आप लोग ने जान ही रहे हैं, ठीक है। तो फीफा विश्व कप 2034, यहाँ पे गलती से बाय मिस्टेक हो गया है, ये 2034 है, 2034 है, ठीक है। 2034
में कहाँ होगा फीफा विश्व कप जो है वो सऊदी अरब में होगा। कहाँ पे? सऊदी अरब में। देखिए ये न्यूज़ क्यों आई है अभी, देखिए ऑस्ट्रेलिया भी इसका दावेदार था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब इससे अपना हाथ पीछे खींच लिया, यानी अब बचा है केवल सऊदी अरब। तो इसका कंफर्म न्यूज़ हो चुका है ये कि फीफा विश्व कप 2034 का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। लेकिन 2034 की बात हो रहा है, ठीक है, 2034 की बात हो रहा है। लेकिन इसके पहले वाले फीफा का आयोजन कहाँ होगा उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 2026 का अगर पूछेगा, 2026 का 3 देशों में होगा, कनाडा, यूएस और मैक्सिको। इन 3 देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। 2026 फीफा विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। और 2030 में, ठीक है, 2030 में 3 देशों में होगा, ठीक है। एक अफ्रीकी शहर है मोरक्को, ठीक है, अफ्रीकी देश है मोरक्को, वहाँ पे होना है। और 2 देश यूरोप के हैं, ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन। 2030 में कहाँ कहाँ होगा? मोरक्को में होगा, पुर्तगाल में होगा और स्पेन में होगा। और 2026 में कहाँ होगा? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होगा। और 2034 का कहाँ होगा? तो वो सऊदी अरब में होगा। उम्मीद है इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, अभी सरदार पटेल की जयंती, वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई है, ठीक है। आप लोगों को पता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उसी के दौरान लखनऊ में कार्यक्रम भी रखा गया, ठीक है, यूनिटी फॉर रन करके नाम से रखा गया। तो आप लोग देखे हैं कि इनके जन्म जयंती पर बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। उसी तर्ज पर कोलकाता ने भी क्या किया है कि कोलकाता में ब्रिटिश कालीन एक सिंहासन कक्ष था, ठीक है, कोलकाता में ब्रिटिश कालीन एक सिंहासन कक्ष था, उसका नाम बदलकर अब सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है, ठीक है। यही चीज़ें आप लोग को इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि कहाँ पे ब्रिटिश कालीन राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर रखा गया। तो कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार पटेल किया गया है, ठीक है। एक और निर्णय लिया गया वहाँ के राज्यपाल के द्वारा, सीवी आनंद बोस कोलकाता के जो हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक नई अकादमिक पीठ स्थापित की जाएगी। तो ये पूछ सकता है कि किस विश्वविद्यालय के द्वारा उसके अंदर नई अकादमिक पीठ की स्थापित की जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, तो वो कोलकाता विश्वविद्यालय के अंदर किया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण, ठीक है, तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण, ठीक है, तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण जो है वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। वानखेड़े स्टेडियम तो आप लोग को पता होगा कि कहाँ पे है, ये मुंबई में है, ठीक है, ये मुंबई में है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि मुंबई का है वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है। और देखिए एक यहीं से एक और न्यूज़ आई है, हम उस न्यूज़ को शामिल तो नहीं किए हैं करंट अफेयर में, लेकिन हम सोच रहे हैं यहीं आप लोगों को बता दें। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 स्टेडियमों में मैच समापन होने के पश्चात, यानी जो अभी क्रिकेट विश्व कप चल रहा है, जो आतिशबाजी होती है जीतने के उत्साह में, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो वो 2 स्टेडियम का नाम कौन कौन सा है? एक तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई हो गया, एक दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है। इन 2 मैदानों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है आतिशबाजी पर। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और यहीं पे तेंदुलकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है, जो कि एक कांस्य प्रतिमा है, ठीक है, किसकी बनी है? कांस्य प्रतिमा है। और उनकी प्रतिमा को लाफ्टेड ड्राइव, ठीक है, ये क्रिकेट का एक शॉट है, उस शॉट को खेलते हुए दिखाया गया है उस प्रतिमा में सचिन तेंदुलकर को। और इस प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और इसके मूर्तिकार कौन है? तो इसके मूर्तिकार प्रमोद काम्बले हैं। इसके मूर्तिकार कौन है? प्रमोद काम्बले हैं, ठीक है। एक क्रिकेट की और न्यूज़ है, ठीक है, डेविड विली ने संन्यास की घोषणा की। डेविड विली एक्चुअल में ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं।
ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, ठीक है। ये इन्होंने 2023 का विश्व कप 2023 का चल रहा है भारत में, ठीक है। ये खेलने के बाद ये संन्यास की घोषणा कर दी है सभी फॉर्मेटों से, ठीक है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा कर दी हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। डेविड विली इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। एक आप लोगों के यूपी करंट अफेयर के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि प्रयागराज में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो अभी महाकुंभ होने वाला है 2025 में, उससे पहले इसको स्थापित किया जाए। यमुना नदी के जो यमुना नदी है, यमुना नदी के तट पर त्रिवेणी क्षेत्र है, त्रिवेणी क्षेत्र के आसपास इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। प्रयागराज में हनुमान जी को नगर कोतवाल के नाम पे जाना जाता है। जिस प्रकार वाराणसी में बाबा काल भैरव को नगर कोतवाल के नाम के रूप में जाना जाता है, उसी तरीके से प्रयागराज में हनुमान जी को नगर कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इनको नमस्कार करिए और इस प्रश्न को याद करते चलिए, ठीक है। और एक यहीं पे एक और यूपी से, ये पुराना प्रश्न है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो हमें लगा यहीं पे आप लोगों को एक बार और रिवीजन करा दिया जाए कि बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में बनाई जाएगी। तो बुद्ध की 51 फीट प्रतिमा कहाँ बनाई जाएगी? तो कौशाम्बी में बनाई जाएगी। और 108 फीट ऊंची जो है हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ बनाई जाएगी? तो प्रयागराज में। प्रयागराज में कहाँ पे? तो यमुना नदी के तट पर त्रिवेणी क्षेत्र में उसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और हनुमान जी को वहाँ पे नगर कोतवाल के रूप में जाना जाता है। और ये बनकर कब तक तैयार हो जाएगा हनुमान जी की प्रतिमा? 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है उससे पहले लक्ष्य रखा गया है कि बन के ये तैयार हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने एक योजना लॉन्च की है, ठीक है। उस योजना का नाम क्या है? लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, ठीक है। लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना लॉन्च की है। तो ये पूछ सकता है कि ये योजना कहाँ के सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये योजना जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। और उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक है। देखिए, इसमें क्या है कि कुछ बस सुविधा का अनावरण किया गया है, जिसमें क्या होगा कि उसके माध्यम से सार्वजनिक परिवहन को किफ़ायती और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसमें ये याद रख सकते हैं कि लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना कहाँ का है? तो उड़ीसा का है, ठीक है। आगे चलते हैं। और वहीं पे जो है नवीन पटनायक जो उड़ीसा के सीएम हैं, उन्हीं के द्वारा एक विश्वविद्यालय का नाम भी परिवर्तन किया गया है। तो जो कालाहांडी विश्वविद्यालय है, ठीक है, कालाहांडी विश्वविद्यालय है जो उड़ीसा में, ठीक है, तो उसी का नाम परिवर्तन कर देवी मणिकेश्वरी के नाम पर माँ मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि माँ मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो माँ मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय उड़ीसा में है। और पूछ लेगा कि किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर माँ मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय किया गया है? तो कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर देवी मणिकेश्वरी के नाम पर किया गया है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर होंगी। और एक पुरस्कार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बहुत लोगों का गलत होने का चांसेस है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिए, 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? ये पूछ सकता है कि 8वीं बार, ठीक है, 8वीं बार, 8वां नहीं, 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है पुरुष वर्ग में? तो लियोनेल मेसी ने जीता है, ठीक है। और सर्वाधिक बार भी यही पुरस्कार जीतने वाले पुरुष वर्ग में लियोनेली मेसी ही हैं जो बैलन डी ओर पुरस्कार को जीता है। तो टोटल 8 बार जीता है। और रोनाल्डो जो हैं वो 5 बार जीते हैं, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। सेकंड रनर अप रहे हैं ये। सबसे अधिक बार जीते हैं लियोनेल मेसी। और महिला वर्ग में जो ये पुरस्कार है बैलन डी ओर, ये कब से दिया जा रहा है? तो ये 2018 से दिया जा रहा है। ये असल में फुटबॉल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये फुटबॉल के क्षेत्र में बहुत बड़ा ही पुरस्कार है, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए। एताना मोनमती, ठीक है, एताना मोनमती जो स्पेन की महिला खिलाड़ी हैं फुटबॉल की, वो अपनी टीम को इस बार 2023 का महिला विश्व कप जो जिताई हैं, इस कारण से इनको भी बैलन डी ओर पुरस्कार 2023 महिला वर्ग का दिया गया है।
और महिला वर्ग में बोलंडी और पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 2018 में। अब पुरुषों की बात करें तो 1956 से इसकी शुरुआत हुई है बोलंडी और पुरस्कार की, और अभी तक ये केवल 2020 में कोविड-19 के कारण इस पुरस्कार को नहीं दिया गया था। ठीक है, 2020 में कोविड-19 के कारण नहीं दिया गया था। ठीक है, और जो बोलंडी और पुरस्कार है, ठीक है, ये पुरस्कार जो है पहली बार किसको दिया गया था? तो इंग्लैंड के स्टैनली मैथ्यूज को दिया गया था। इंग्लैंड के स्टैनली मैथ्यूज को दिया गया था। ये स्टैटिक पॉइंट हो गया। और महिला वर्ग में प्रथम बार 2018 में नॉर्वे की एडा हेगरबर्ग को दिया गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, एक और खेल से संबंधित एक न्यूज़ आई है, जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का जो मैच हुआ है अभी, ठीक है, कलकत्ता के ईडन गार्डन मैदान में, तो उसी में शहंशाह अफरीदी जो पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हैं, उनके द्वारा एक रिकॉर्ड कायम किया गया। वनडे में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। पूछ सकता है आपसे, वनडे में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो शहंशाह अफरीदी। ये जो हैं ठीक है, ये क्या है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था मिशेल स्टार्क के पास था, जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे, जिन्होंने 52 मैचों में, वनडे में 52 मैचों में, वनडे मतलब 50 ओवर का जो मैच होता है, उसमें 52 मैचों में क्या किया था, इन्होंने 100 विकेट प्राप्त किया था। लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने 51 पारियों में ही 100 विकेट हासिल कर लिया। ये पाकिस्तान के भी सबसे तेज वनडे में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, तब विश्व में भी सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान के में पहले स्थान पे पहले कौन था? सकलैन मुश्ताक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, क्योंकि वो सकलैन मुश्ताक जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, 53 मैचों में 100 विकेट हासिल किया था। 52 मैचों में मिशेल स्टार्क ने हासिल किया था, जो ऑस्ट्रेलिया थे, वो पहले स्थान पे थे, लेकिन शहंशाह अफरीदी अब पहले स्थान पे आ गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर माह में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन अगर हुआ है तो वो अभी तक में अक्टूबर माह में हुआ है। केवल इसी वर्ष की बात नहीं हो रहा है, जब से जीएसटी लागू हुआ है। ठीक है, तो जब से जीएसटी लागू हुआ उसमें सबसे अधिक माह में जीएसटी का संग्रह किस महीने में हुआ है? तो अक्टूबर माह में नहीं, अक्टूबर माह में सबसे अधिक नहीं हुआ है, मतलब दूसरा सबसे उच्चतम संग्रह किया गया है। ठीक है, तो पहला सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह कब किया गया था? तो वो अप्रैल माह में किया गया था, और ये दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किया गया है अक्टूबर माह में। कितना किया गया? 1.72 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और ये डाटा किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। चलते हैं अगले प्रश्न में। पूछ लेगा कि बजट के अनुसार जीएसटी संग्रह कितना प्रतिशत बढ़ने वाला है चालू वर्ष में? तो 12% बढ़ने की अनुमान बताई गई है। तो आप लोग ये डाटा याद रख सकते हैं, ये डाटा पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी जीएसटी संग्रह की बात करेगा तो पहले सबसे अधिक जीएसटी संग्रह कब हुआ था? तो अप्रैल में हुआ था। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जीएसटी का सबसे अधिक संग्रह किस माह में किया गया, या दूसरा सबसे अधिक उच्चतम स्कोर का संग्रह कब किया गया? तो अक्टूबर माह में किया गया। आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर अक्टूबर माह में यूपीआई लेन देन अपने उच्चतम स्तर पर रहा। ठीक है, जब से यूपीआई की शुरुआत हुई है तब से अगर देखा जाए तो यूपीआई से सबसे अधिक लेन देन जो हुआ है वो अक्टूबर माह में हुआ है। ठीक है, कितना हुआ? 17.16 लाख करोड़ रुपए हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है बच्चों? 17.16 लाख करोड़ रुपए रहा है, और सितंबर माह से 9% की वृद्धि हुई है। अगर हम पिछले माह से इसकी तुलना करें तो 9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यूपीआई लेन देन सर्वाधिक किस महीने में रहा है? तो अक्टूबर माह में रहा है। और जीएसटी संग्रह सर्वाधिक किस महीने में रहा है? तो वो अप्रैल माह में रहा है। और दूसरा सबसे अधिक उच्चतम संग्रह जीएसटी का कब रहा है? तो वो अक्टूबर माह में रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीके बारबोरा का निधन हुआ है। ठीक है, किसका निधन हुआ है? पीके बारबोरा का निधन हुआ है। ठीक है,
तो पीके बारबोरा के का निधन हुआ है, तो ये पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन हैं। ठीक है, ये पूर्वोत्तर के थे, एक सेना कमांडर थे। ठीक है, उन्हीं का निधन हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो लद्दाख में डीबीओ था वो 40 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन इन्हीं के द्वारा पीके बारबोरा के द्वारा क्या किया गया था, डीबीओ को 2008 में शुरू किया गया था। ठीक है, डीबीओ को 2008 में शुरू किया गया था। डीबीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डाउल्ट बेग ओल्डी। ठीक है, और ये डीबीओ क्या होता है उसके बारे में अगर समझना है तो ये समझ लीजिए कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र है। ठीक है, चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड है। ठीक है, लैंडिंग ग्राउंड, ठीक है, एलएसी के पास है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र है। ठीक है, तो इस कारण से आप लोग इनको याद रख सकते हैं कि किसका निधन हो गया, पीके बारबोरा का निधन हो गया, सेना अधिकारी थे। ठीक है, और विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये दिवस मनाने का कारण क्या है कि लोग शाकाहारी भोजन के प्रति आकर्षित हों और ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। ठीक है, और विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व शहर दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है और जिसकी शुरुआत 2014 से हुई। 1 नवंबर का डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नवंबर को देखिए, एक तो शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, दूसरा विश्व शहर दिवस मनाया जाता है, और 1 नवंबर के ही दिन हमारे भारत के 7 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आगे हम उस प्रश्न की चर्चा करेंगे आप लोगों से। अभी अभी आप लोग विश्व शाकाहारी दिवस याद रखिए, जो कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है, वो भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई, 2014 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अगर आएगा तो मैक्सिमम बता रहे हैं कि अगर जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो तुक्का लगाएंगे तो क्या होगा, गलत होने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप सुनिए पहले। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव, ठीक है, 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो यूपी के लखनऊ में मनाया गया। ठीक है, तो आप वहाँ एग्ज़ाम में देहरादून दे देगा। ठीक है, उत्तराखंड के ऐसे ही ऑप्शन में 3 रख देगा और एक यूपी रख देगा। अगर तुक्का लगाने वाले होंगे तो वो उत्तराखंड की तरफ ही जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप याद रखिए कि 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, यूपी के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, फिर देखिए यूपी का राज्य जलीय पशु किसे घोषित किया गया है, यूपी का राज्य जलीय पशु किसे घोषित किया गया है, तो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि यूपी का राज्य जलीय पशु किसे घोषित किया गया है, गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यूपी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, पहला पशु सौदागृह, ठीक है, पहला पशु सौदागृह कहाँ बनाया गया भारत का, तो लखनऊ में बनाया गया। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यूपी में जो है लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में ही वानर वन की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, बंदरों से संबंधित वन की बात की जा रही है, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला पशु सौदागृह कहाँ बनाया गया, तो लखनऊ में बनाया गया। और यूपी का राज्य जलीय पशु किसे घोषित किया गया है, तो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार दुबई में रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक है, पहली बार दुबई में रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए ऐसा किया गया। पूछ सकता है आपसे कि किस देश में, भारत के बाहर किस देश में पहली बार रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तो अब दुबई होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ड्रोन की बात की गई है कि अभी हाल फिलहाल में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, तो थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को अभी DGCA से क्लियर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। PM मोदी ने स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया। सीधे सीधे पूछ सकता है कि PM मोदी के द्वारा अभी हाल फिलहाल में हेरिटेज ट्रेन जो कि स्टीम इंजन से चलेगी, तो उसकी शुरुआत कहाँ पे हुआ है, गुजरात से। ठीक है, अब
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो 1 नवंबर को किन किन राज्यों के स्थापना दिवस मनाया जाता है, हम आपको एक ही जगह पे ला दिए हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। देखिए 1 नवंबर को किस किस राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो 7 राज्य। ठीक है, कितने, 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। इन कुल टोटल 7 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए उनको देख लेते हैं किन किन का मनाया जाता है। तो पहला तो कर्नाटक होगा। ठीक है, पहला कर्नाटक हो जाएगा, आपका कर्नाटक का मनाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक का स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जब चेन्नई का मुद्दा उस टाइम उठा हुआ था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1956 का, उन्हीं के द्वारा 1956 में जितने हैं, चाहे एमपी हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, कर्नाटक हो, या लक्षद्वीप हो, या पुडुचेरी हो, तो इनका गठन किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है, तो कर्नाटक का भी 1956 में, केरल का भी 1956 में, आंध्र प्रदेश का भी 1956 में, और एमपी का भी 1956 में, पुडुचेरी का भी 1956 में, और लक्षद्वीप का भी 1956 में। तो ये 1956 में किन किन का हुआ ये बता दिए। लेकिन देखिए 7 राज्यों की बात करें तो कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है और मध्य प्रदेश है। और कब किन किन का कब स्थापना है, तो वो आप देख सकते हैं कि 1956 में कर्नाटक का है, 1956 में कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का भी 1956 में, छत्तीसगढ़ का 2000 में है, हरियाणा का 1966 है, पंजाब का 1966 है, मध्य प्रदेश का 1956 है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम लोग बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो लक्षद्वीप है, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। पौंडुचेरी जो है उनकी फ्रांसीसियों से जब अलग हुआ 1956 में, तो उसकी बात कही गई है कि पौंडुचेरी भी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो पूछ सकता है कि 1 नवंबर, ऐसे आपके एग्जामिनर ऐसे पूछ सकते हैं कि 1 नवंबर को किन किन राज्यों के स्थापना दिवस मनाया जाता है, इनमें से कौन शामिल नहीं है, ये भी पूछ सकता है। या 1 नवंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित होगा बोलीविया में। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित होगा कहाँ पे, बोलीविया में। हाल ही में संपन्न एशिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा। ठीक है, जो अभी एशिया पैरा गेम्स 2023 जो चीन के हांगझू शहर में आयोजन हुआ, जिसका समापन अभी हुआ है, जिसमें भारत ने 111 मेडल के साथ उसको समापन किया है। और एशियन गेम्स में सर्वाधिक पदक, मतलब अभी भारत की तरफ से सर्वाधिक पाया गया है, लेकिन पहले स्थान पे चीन है कि पूरे उस प्रतियोगिता में सब सर्वाधिक मेडल कौन प्राप्त किया, तो चाइना प्राप्त किया है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक, अब एशियन पैरा ओलंपिक गेम से संबंधित कुछ क्रिकेट के आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एशियन गेम्स 2023 में जो चीन में हो रहा है, चीन के हांगझू शहर में हो रहा है, उसमें क्रिकेट में, ठीक है, अभी ये पिछले महीने का न्यूज़ है, क्रिकेट में क्या हुआ कि जो दीपेंद्र सिंह एरी हैं, नेपाल के खिलाड़ी रहे हैं, नेपाल के खिलाड़ी, वो मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों पर 52 रन बना के रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो युवराज सिंह का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो युवराज सिंह का रिकॉर्ड कौन तोड़ा है, दीपेंद्र सिंह एरी, नेपाल के खिलाड़ी। जो युवराज सिंह 12 गेंद पर 50 रन बनाए थे, ये 9 गेंद पर ही 50 रन बना दिए। और वहीं उसी गेम में कुशल मल्ला, ठीक है, कुशल मल्ला जो नेपाल के खिलाड़ी हैं, 34 गेंदों पर शतक लगाकर रोहित शर्मा के 35 गेंदों पर शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो शतक के मामले में अगर पूछे तो कुशल मल्ला हैं नेपाल के खिलाड़ी, उनके द्वारा पहला स्थान हासिल किया गया, जो 34 गेंदों पर शतक लगाएं। और दीपेंद्र सिंह एरी जो नेपाल के खिलाड़ी हैं, ये 9 गेंदों में युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ के 52 रन बनाए। ठीक है, और ये T20I का रिकॉर्ड है, ये सब लोग T20 में ये रिकॉर्ड बनाए हैं। एशियन गेम्स 2023 में ये T20 जो हो रहा था उसमें ये कारनामा किया। और पहला ऐसा टीम नेपाल बन गया है, पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा टीम बन गया है जो T20I में 300 से अधिक रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। तो आप लोगों को इतनी चीज़ें तो समझ में आई होंगी। ठीक है, और
महत्वपूर्ण कुछ और भी खबर थे, लेकिन अब वो उस खबरों को हम कल शामिल करेंगे। ठीक है, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, और जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ऐसे ही व्याख्या के साथ जो आपको याद हो जाए, ठीक है, हम वैसे ही भाषा में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जिस भाषा में आपको याद हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये ऐसे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त होते रहें। ठीक है, ये जो डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, वीकली, हफ्ते में एक दिन वीकली भी आप लोगों को मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए नमस्कार आप लोगों से, जाइए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए।